नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक राज और मैं आपका अपना एआर सर। आप सभी का स्वागत है अपने इस फिजिक्स के चैनल में डेल्व इनटू फिजिक्स। आज मैं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 12वां लेक्चर लेके आया हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ को थोड़ा और फॉरवर्ड लेके चलेंगे, सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ सीखेंगे और इस गॉस लॉ के मदद से कंडक्टर्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग सीखेंगे कि कंडक्टर्स में अगर हम लोग चार्ज दे दे तो थ्रू आउट द सरफेस ऊपर पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के देखने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर कंडक्टर में कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा टफ भी है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखना शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, है ना। उसमें सबसे पहले गॉस लॉ के एप्लीकेशंस जो शुरू करेंगे, सबसे पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हालांकि हम लोग कुलम्स लॉ के थ्रू निकाल लिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब हम लोग गॉस लॉ के थ्रू निकालने सीखेंगे और देखेंगे कि क्या वही वैल्यू आता है जो कुलम्स लॉ में आया था। चलो ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर दिए, एक पॉइंट चार्ज बना दो यहाँ पर कहीं पर भी। लेट अस टेक अ पॉइंट चार्ज, दिस इज आवर पॉइंट चार्ज Q। ओके, नाउ इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप बता सकते हो कैसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, ये चीज़ अपने को पता है, रेडियली आउटवर्ड होगा इस टाइप से। होगा चारों तरफ, ये चीज़ अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। नाउ आपको अगर इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है विद द हेल्प ऑफ ए गॉस लॉ, तो सबसे पहला काम आपको गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा, है ना। ऐसा सरफेस हम अपने मन से एज्यूम करेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड है, वो यूनिफॉर्म हो। तो ज़रा सोचो कि अगर हम ऐसा एक सरफेस लें, इसको चारों तरफ एक एनक्लोज करता हुआ एक सरफेस मान लें, उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। इस सरफेस का नाम है गॉसियन सरफेस। हम लोग अपने मन से एज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज ध्यान से देखो, इस चार्ज से ये इक्वी डिस्टेंस ये सरफेस मान लिया तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, कितना होगा वो निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स passing through a Gaussian surface is equal to integration of closed integration E dot ds is equal to Q in by epsilon naught। क्या यही है ना हमारा लॉ। ओके, तो अब अपने को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जरा देखो, इस गॉसियन सरफेस से हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, सो दिस E विल बी आउट, ये बाहर निकाल दो। तो E अगर आप बाहर निकाल लिए, अब ds क्या है सर, ये तो एरिया है ना। अच्छा, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर E डॉट ds है, यानी कि एरिया वेक्टर भी देखोगे इधर बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, वरना तो कॉस थीटा भी लगाना पड़ता। ठीक है, फिलहाल अभी E इंटू एरिया कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। ओके, स्फेयर इज इक्वल टू Q इन, अंदर में चार्ज Q है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो यही तो था ना, KQ बाय आर स्क्वायर। ये चीज़ हम लोग कुलम्स लॉ से भी देखे थे, अब गॉस लॉ से भी सीख लिए हम लोग। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ऐसे अभी पॉइंट चार्ज के लिए निकाला, ऐसे ही बाकी सब के लिए भी निकालेंगे। उससे पहले एक ट्रू फॉल्स वाला सवाल हमें करना है, ध्यान से देखो क्या है वो सवाल। तो यहाँ पर सवाल ले लिया कि फॉर अ क्लोज्ड सरफेस स्टेट करना है आपको ट्रू और फॉल्स, कि पहला वाला है कि इफ़ Q इन इज इक्वल टू जीरो, किसी सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये एरो जो दिखा रहा है इसका मतलब है मस्ट वाला कंडीशन आपको चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू जीरो। फिर उसी तरह से Q इन इक्वल टू जीरो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। फिर इफ फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो तो क्या Q इन इक्वल टू जीरो होगा?
फ्लक्स इक्वल टू जीरो तो फील्ड इज इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मस्ट बी इक्वल टू जीरो. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो तो चार्ज इन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो सो फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो. जल्दी से सोच के बताओ क्या होगा, ये 6 में से कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स. आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा ऑल द 6 क्वेश्चंस. चलो अब सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो हमारे मन में पहला वाला सवाल सॉल्व करना है कि अगर अंदर में चार्ज नहीं है तो चार्ज कहाँ रहेगा. सर ये क्लोज सरफेस है और चार्ज को आप कहाँ रख दो, बाहर में रख दो. दिस इज द क्यू. तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से घुसेगा और आउट भी हो जाएगा. सोचो, है ना. तो यहाँ से इन भी कर रहा है और आउट भी हो रहा है. तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है. कुछ इन कर रहा है कुछ आउट हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट तो है. तो क्या ये कि अगर क्यू इन इक्वल टू जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो. नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, अच्छा फिर दूसरा वाला चेक करो कि अगर अंदर में चार्ज जीरो है. सेकंड वाला क्या है, इफ क्यू इन इक्वल टू जीरो, क्या फ्लक्स इक्वल टू जीरो. हाँ बिल्कुल, जितना फ्लक्स अंदर में जाएगा उतना ही फ्लक्स बाहर भी निकल जाएगा. तो अगर आपने चार्ज को बाहर रखा है तो नेट इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग फ्लक्स. तो दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू. तीसरा, इफ फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो, इफ फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो तो क्या क्यू इन इक्वल टू जीरो होगा. क्या ये इसका वाइस वर्सा, मतलब फ्लक्स इक्वल टू जीरो. अगर अंदर में चार्ज होगा तो डेफिनेट सी बात है फ्लक्स. आप इसको भी ध्यान रखेंगे, गॉस लॉ के स्टेटमेंट को भी ध्यान रखेंगे. गॉस लॉ ने ये कहा है कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए दैट इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना. तो अगर फ्लक्स जीरो हुआ तो क्यू इन 100% जीरो होगा, या क्यू इन अंदर में चार्ज नहीं है तो फ्लक्स भी जीरो होगा. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. चौथा, इफ फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो. इज इट ट्रू. यहां पर देखो तो फ्लक्स जीरो है या नहीं है, जितना इन कर रहा है उतना आउट हो रहा है. तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. तो ये तो फॉल्स हो गया. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. फिर उसके बाद इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, फील्ड ही नहीं है तो क्या अंदर में चार्ज हो सकता है. सोचो, बिल्कुल नहीं होगा. क्यू इन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, फील्ड ही जीरो है. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. इफ फील्ड इज जीरो तो फ्लक्स इज ऑल्सो जीरो. यस, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हो कि यहां पर ई इक्वल टू जीरो हुआ तो क्यू इन भी जीरो होगा, फ्लक्स भी जीरो होगा. ठीक है, तो इसमें से ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स थे और बाकी 4 ट्रू थे. आपको बात क्लियर आउट हो गई होगी. ठीक है, चलिए अगला हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं. इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर के वजह से निकालना है यूजिंग गॉस लॉ. ठीक है, जल्दी से, ये आपका सेकंड नंबर हो जाएगा. ठीक है, तो ट्राई करो. कैसे ट्राई करोगे बताओ. आपको यहां पर सबसे पहला इनफाइनाइट वायर लेना है ना. इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं. ओके, लेट अस टेक एन इनफाइनाइट वायर. ठीक, अच्छा, इस इनफाइनाइट वायर के वजह से पूरी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिए. दैट इज कॉल्ड लैम्डा कूलम पर मीटर. ओके, यू नीड टू कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस थ्योरम से. तो आपको गॉसियन सरफेस मानना जरूरी है. तो ऐसा जगह पर गॉसियन सरफेस, अब सोचो इसका गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए ताकि आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, यूनिफॉर्म टाइप का आपको बनाना है. तो अगर मान लो आपने यहाँ पर इस वायर से r डिस्टेंस पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड माना तो r डिस्टेंस चारों तरफ देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा क्या. होगा ना. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी चारों तरफ सेम होगा, यहाँ पर भी चारों तरफ सेम होगा. तो एक ऐसा सिलेंडर टाइप का मान लो. सिलेंडर टाइप का अगर आप मान लिए तो ये आपका गॉसियन सरफेस हो जाएगा. दिस इज आवर गॉसियन सरफेस एट अ डिस्टेंस ऑफ r. ठीक है, अच्छा, एरिया वेक्टर अगर आप जरा देखो तो सारे सरफेस के वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए बताओ.
अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस वाले में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा और एरिया वेक्टर भी ऐसा होगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होना चाहिए और एरिया वेक्टर जो है इसका ऐसा होगा। ठीक है, हो गया। अच्छा, अगर टॉप सरफेस फ्लैट सरफेस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी इस पॉइंट पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हॉरिजॉन्टल मिलेगा, लेकिन एरिया वेक्टर आपको ऐसा मिला। ठीक है, सेम बॉटम सरफेस का भी। तो इसका मतलब यह है कि इससे तो कुछ फ्लक्स नहीं होगा, जो भी फ्लक्स होगा वो इससे होने वाला है, कर्व्ड सरफेस एरिया से। तो आप फटाक से इक्वेशन लिख दो, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस मस्ट बी इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर, ये जो ग्रीन आपने माना है ये क्या है? ये तो गॉसियन सरफेस है, याद रखना है आपको कि दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। हमने एज्यूम किया है, वो भी कौन सा? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो ये आपको प्रैक्टिस करते करते आपको एनालाइज हो जाएगा कि कैसा गॉसियन सरफेस माने ताकि हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सके। इसलिए फ़ायदा ये है कि इस गॉसियन सरफेस से हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ये ई जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ सके। तो हम लोग एज्यूम ही वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड को करते हैं, ओके वैसा गॉसियन सरफेस मान रहे। सो दिस इज आवर ई, बाहर निकल गया। और एरिया कितना होना चाहिए? दैट इज 2 पाई आर इंटू एल, वेयर आर इज द रेडियस एंड एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ओके, दिस इज इक्वल टू, अंदर में चार्ज जो है वो होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज एल कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया दैट इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। अगर याद नहीं भी है तो देखो ना, ये चीज़ जो है ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को, नीचे वाला पार्ट को के टर्म्स में लिखोगे तो ये हो जाएगा के 2K आ जाएगा। देखो तो यही फील्ड को हम लोग 2K लैम्डा बाय आर के भी नाम से पढ़े थे कूलम्स लॉ में। अभी गॉस लॉ में इस तरह का, तो ये आपको याद हुआ भी होगा। ओके, और एक ज़रूरी बात कि क्या गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल केसेस के लिए वैलिड है या सबके लिए वैलिड है? गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल द केसेस, but it will be helpful to calculate using the Gauss law only for the symmetrical cases. Symmetrical cases के लिए Gauss law इंटीग्रेशन यूज करना बहुत आसान है। नहीं तो आप कर तो हर चीज का सकते हो, आपको इंटीग्रेशन लगाने आना चाहिए। हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ऐसा गॉसियन सरफेस मान लो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ही नहीं, तो वो तो कांस्टेंट की तरह बाहर निकलेगा ही नहीं, तो फिर उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग उसके लिए यूज करने का तो कोई मतलब नहीं है, जो आसानी से सॉल्व हो सके वही ना यूज करेंगे। ओके, तो इसलिए हम लोग ऐसे यूज कर रहे हैं। ओके, अगला सवाल करते हैं। अब मेरे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर। एक सिलेंडर ले लिया जो कि बहुत बड़ा है, ऊपर से नीचे तक इनफाइनाइट, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, और ये हॉलो है, अंदर में कंप्लीटली हॉलो है। तो चार्ज कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे। कितना चार्ज है? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किन पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट्स पे, एक अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और एक बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलो निकालने की कोशिश, पहले आप अटेम्प्ट कर लो, गॉस लॉ लगाओ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। लिया अटेम्प्ट? चलो देखते हैं। तो हम लोगों को 2 पॉइंट्स के बीच में निकालना है, दैट इज फॉर आर लेस देन रेडियस इनसाइड वाले पॉइंट के लिए, और आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए। ओके, अच्छा, तो आपको सबसे पहला इनसाइड वाले पॉइंट्स के लिए अगर निकालना है तो आप अंदर में गॉसियन सरफेस मानोगे, जाहिर सी बात है। अब अंदर में ऐसा जगह पर इसके एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, आप इसके एक्सिस से कहीं पर भी आर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लो। ठीक है, कैसा? इस एक्सिस से अंदर में कहीं पर भी आप एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लो। दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। ठीक है, अच्छा, तो उसके लिए फिर से आप लिखोगे कि अंदर में चार्ज कितना है, क्यू इन कितना है, दैट इज इक्वल टू 0। सो फ्लक्स दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर अंदर में चार्ज 0 हो गया,
अंदर में, यहाँ पर देखो अंदर में चार्ज ही जीरो है, ये पार्ट ही पूरा जीरो है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, दैट इज जीरो। ओके, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, बाहर वाले केस के लिए अब आप चेक करते हैं, तो बाहर में फिर से हम लोग को गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, तो बना डालो। बाहर में गॉसियन सरफेस, ये कैपिटल आर डिस्टेंस पर, सॉरी स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक बाहर में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। इस टाइप से एज्यूम कर लिए, क्योंकि अपने को इस पॉइंट पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम लोग जिस पॉइंट पर भी बताना रहे उस पॉइंट पर एक सिलेंडर ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो दिस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकाल रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहला सवाल कि इसमें अंदर में चार्ज कितना होगा। सर अंदर में जो चार्ज होगा वो इस रीजन, इस वाले गॉसियन सरफेस के अंदर में यही चार्ज फैला हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया आप बता दीजिएगा तो काम हो जाएगा। तो चार्ज क्यू इन विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, एरिया होना चाहिए 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल। सोचो कैपिटल आर क्या है सर, ये वाला रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस कैपिटल आर है, स्मॉल आर ये वाला है, ध्यान देना ये गॉसियन सरफेस का स्मॉल आर है। ओके, सो वी विल राइट कि ई डॉट डी एस कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल, गॉसियन सरफेस का एरिया इज इक्वल टू क्यू इन होगा सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये लिखोगे, यहाँ से 2 पाई एल काट दो, 2 पाई एल काट दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कांस्टेंट था बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन ऑफ आर, तो ये आर डिवाइड मार दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। यही है क्या, वेरी गुड, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर मिल गया। जैसे जैसे आप बाहर जाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा। तो आपसे अगर मान लो एक ग्राफ ड्रॉ करने कहा जाए, ड्रॉ द ग्राफ, किसके किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर डिस्टेंस के बीच, है ना। तो सबसे पहले अगर ग्राफ कहा जाए तो आप क्या करोगे, जब तक अंदर में हैं 0 से लेके आर तक ग्राफ कैसा होगा, 0, ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए 0, दिस इज आवर 0। ठीक है, फिर तुरंत में आपको एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ मिला, यहां पर ओपन यहां पर क्लोज, और फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होगा, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये कौन सा पॉइंट है, ये कैपिटल R है, और उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा R बाय स्मॉल r का वैल्यू भी कैपिटल R के बराबर है। तो वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा, यहां पर रखो सिग्मा R बाय इप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, ये R कटा, तो सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट विल बी द आंसर। सो दिस इज सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट। बोलो समझ में आया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर के वजह से निकल गया, तो इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर के वजह से किस तरह से होगा, जल्दी से सोच के बताना। अगला सवाल वही है। चलिए अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर। यहाँ पर मैंने सॉलिड सिलेंडर ले लिया और पूरी तरह से वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इसका चार्ज डेंसिटी कैसा होगा, रो कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, और ये सिलेंडर इधर से इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर है। तो फिर से आपको 2 जगह पर निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ कहाँ, एक बार इसके अंदर में, अंदर वाले पॉइंट पर, और एक बार बाहर वाले पॉइंट पर, इनसाइड पॉइंट एंड आउटसाइड पॉइंट। ओके, तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। आप स्क्रीन को पॉज कर लो 3 मिनट के लिए और उसके बाद निकालो। चलिए अटेम्प्ट हो गया होगा, सॉल्व करें। ध्यान से देखो, सबसे पहला हम लोग अंदर वाले पॉइंट के लिए निकालेंगे। अंदर वाले पॉइंट अगर आपको निकालना है तो अंदर में एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा, है ना। किस तरह से एज्यूम करोगे, फिर से सिलेंड्रिकल ही एज्यूम करोगे, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म चाहिए। तो आर डिस्टेंस पे जाकर के एक स्मॉल आर रेडियस का आप एक सिलेंडर कट कर लिए, कट नहीं करना है, आपको एक सरफेस बनाना है। दिस इज अ सरफेस, अंदर में हमने बना रखा है, कितना, स्मॉल आर रेडियस का। ओके, दिस इज आवर स्मॉल आर रेडियस। ठीक, अच्छा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने को लिखना है तो उसके लिए सबसे पहला क्यू इन बता दो जरा सा, अंदर में चार्ज कितना होगा इस
लेंथ L मान लिया हमने, दिस इज आवर लेंथ L, और अंदर में चार्ज होगा दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होना चाहिए पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दैट इज पाई आर स्क्वायर एल. दिस इज आवर चार्ज इनसाइड. ओके, नाउ वी विल राइट गॉस लॉ. गॉस लॉ क्या है? E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर जगह पर कांस्टेंट. एरिया कितना होगा? एरिया सरफेस एरिया लेना है अपने को, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि फ्लक्स जो है वो सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस एरिया पे ही मिलेगा. इस टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस का कोई फ्लक्स नहीं होने वाला है ना. जो भी होगा वो कर्व्ड सरफेस का. कितना होगा एरिया? दैट इज 2 पाई स्मॉल r इंटू एल इज इक्वल टू क्यू इन, दैट इज रो पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट. तो यहां से पाई कटा, आर कटा, एल कटा, तो आंसर क्या गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. दिस इज आवर मैग्नीट्यूड. बोलो क्लियर है? और आप अगर डायरेक्शन फॉर्म में चाहते हो तो डायरेक्शन भी अगर आप इधर लगा सकते हो अलोंग दिस आर वेक्टर. ओके, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनेट टू आर. कह सकते हैं जब तक अंदर वाले पॉइंट पर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनेट टू आर. ठीक है, आउटसाइड वाले पॉइंट पर क्या कहोगे? फिर से आउटसाइड वाला पॉइंट के लिए तो आपको बाहर में आपको एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा. कर लो, बाहर में गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिए तो आपको इस तरह का बाहर में एक गॉसियन सरफेस ऐसा एज्यूम कर लेते, बाहर में एक सिलेंडर एज्यूम कर लेंगे. ठीक है, सेम इसका भी लेंथ आप मान सकते हो L2 लेंथ का है. ओके, ये वाला L2 लेंथ है और ये भी स्मॉल r रेडियस ही एज्यूम कर सकते हो. ठीक है, इस पर्टिकुलर के लिए तो क्यू इन कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? दैट इज अगेन अंदर में जो चार्ज है वो है रो इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू L2. सोचो, पाई अंदर में जो चार्ज है वो सिर्फ यहीं तक ना है, पूरा सिलेंडर में तो नहीं है, इतना दूर होगा. ठीक है, ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ गॉस लॉ E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट. लिखो, तो E डॉट डी एस, E इंटू डी एस कितना है? दैट इज एरिया, इसका सरफेस एरिया होगा 2 पाई R इंटू L2 इज इक्वल टू रो पाई कैपिटल R स्क्वायर L2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से L2 काट दिया, पाई काट दिया, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या आ गया? दैट इज रो R स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r. बोलो क्लियर है? तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. ठीक है, अगर आपका मन है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का तो आप इसको इस तरह से वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हो. दैट इज रो कैपिटल R स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप लगा सकते हो, होगा. और यू कैन ऑल्सो से रो R स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू स्मॉल r वेक्टर, ये भी आप लिख सकते हो. ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो गया ना. इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनेट टू R ही होगा, R स्क्वायर नहीं होगा. ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इसका ग्राफ जरा कैसा होगा बता दो जल्दी से. इसका ग्राफ हम लोग सोच के बता देते हैं. यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर लो फटाफट. इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉल r का ग्राफ. ठीक, तो इनिशियली जब तक ये अंदर है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक, फिर उसके बाद क्या है? जब बाहर निकल गए, ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो गया, बाहर जब निकल गए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, तो ऐसा ग्राफ होगा. E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. हो गया, इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा. ये जो पॉइंट टच करने वाला है इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू होनी चाहिए? दैट इज रो कैपिटल R बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. बिकॉज इस फॉर्मूले में आप स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R डाल दो. दैट इज द आंसर. बोलो समझ में आया? ठीक है, तो आपको ये दोनों वैल्यूज याद होने चाहिए कि अंदर में कितना और बाहर में कितना, याद होना चाहिए. कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नहीं भी याद करिएगा तो आप डायरेक्ट तुरंत गॉस लॉ लगा करके आप निकाल सकते हैं.
ठीक है, वैसी कोई खास बात नहीं है। ओके, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सिलिंड्रिकल कैविटी। हमने यहाँ पर सिलेंडर बना लिया, दैट इज अगेन लॉन्ग सिलेंडर है, वेरी लॉन्ग इनफाइनाइट सिलेंडर। उसमें यहाँ पर कैविटी डाल दिया मैंने, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मतलब सॉलिड पार्ट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, कैपिटल आर इज द रेडियस, आप एज्यूम कर सकते हो इस सिलेंडर का। ठीक है, तो ये वाला जो इसके सेंट्रल एक्सिस और इस कैविटी का सेंट्रल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है ए, कैपिटल ए। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ए पॉइंट पर, है ना, जो हॉलो पार्ट के अंदर में ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये ए पॉइंट इस वाले सॉलिड वाले के सेंट्रल एक्सिस से r1 डिस्टेंस पर है और इस कैविटी के सेंट्रल एक्सिस r2 डिस्टेंस पर है। तो यू नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। जल्दी से सोच के बताओ कितना होना चाहिए। सोच लिया, अटेम्प्ट हो गया। चलो अब हम लोग देखते, अभी हम लोग कुछ देर पहले ही देखे थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला कितना आया था, दैट इज रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आया था क्या, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर इस सॉलिड सिलेंडर के ए पॉइंट जो है वो r1 डिस्टेंस पर है ना, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब जरा सोचो, मैं यहां पर हॉलो कैविटी वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करूंगा। मैं सोच लूंगा कि पूरे सिलेंडर को मैंने पॉजिटिव चार्ज से ढक दूंगा और यहां वाले पार्ट में नेगेटिव चार्ज से ढक दूंगा ताकि ये कैविटी ऑटोमेटिकली आ जाए। ओके, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट अगर चाहिए तो पहले तो पूरा सिलेंडर के वजह से क्या हो जाएगा, पूरा सिलेंडर के वजह से ए पॉइंट पर होना चाहिए रो r1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और आपने अंदर में चार्ज भर दिया, अंदर में कितना चार्ज, यहां पर अगर आपने प्लस रो चार्ज डेंसिटी भरा तो यहां पर माइनस रो चार्ज डेंसिटी भरा, और ए पॉइंट जो है इसके एक्सिस से r2 डिस्टेंस पर है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस रो r2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। ओके, अच्छा, अब ध्यान से देखो, तो r1 माइनस r2 क्या मिलेगा आपको, r1 माइनस r2 यहां से यहां माइनस कर दोगे तो ये दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस दैट इज a, तो ये आंसर आएगा दैट इज रो a बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप इसको एरो के साथ भी लिख सकते हो, यहां पर भी एरो लगा दो। बोलो क्लियर है। तो इसका मतलब ये है, मैं ये कह सकता हूं कि कैविटी के अंदर में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े तो दैट इज एन इंडिपेंडेंट टू द डिस्टेंस। आपको सिर्फ इसके पॉइंट और इसके पॉइंट के बीच का सेंट्रल डिस्टेंस अगर दिया हुआ रहे, इसके सेंटर और इसके सेंट्रल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, वो रिक्वायर इनफ है अगर हमें ए पॉइंट कहीं पर भी निकालना हो तो। ठीक है, ये पॉइंट सिर्फ कैविटी के अंदर हो तभी निकाल सकते हैं, ये ए पॉइंट यहां हो यहां हो यहां हो, कहीं यहां नहीं निकाल सकते। तो फिर आपको वही मेथड लगाना पड़ेगा, आउटसाइड वाला भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और इनसाइड वाला भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बोलो ठीक है। अगला हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट। अब हमारा थिन शीट के वजह से फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ये थिन शीट कैसा है, बना लो, यहां पर एक थिन शीट बना लेते, दिस इज आवर थिन शीट। ठीक है, और इस थिन शीट को हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। बहुत ही लार्ज थिन शीट है ना, इनफाइनाइटली लार्ज थिन शीट है। इसके वजह से कितना आया था याद है, कूलम्स लॉ में हम लोग पढ़े थे, आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है ना। ठीक है, तो अभी हम लोगों को इसके प्रूफ करना है यूजिंग गॉस लॉ, गॉस थ्योरम से। तो सबसे पहली बात अपने को यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। तो ऐसा गॉसियन सरफेस हम लोग मान रहे हैं, ध्यान से देखना, इसको अंडरस्टैंड कर लो कि ऐसा ही गॉसियन सरफेस मानेंगे। एक सिलेंडर हम लोग मान रहे हैं जो इससे आर पार हो जाए, ऐसा। इस टाइप से हम लोग सिलेंडर एज्यूम कर लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर आप 2D में भी देखना चाहते हो इस तरह से, ये तो 3D व्यू हो गया। फ्रंट व्यू अगर आप देखोगे, मान लो इस तरह का शीट है। ये शीट कैसा है, कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है? सर दिस इज नॉन कंडक्टिंग शीट, याद रखिएगा, नॉन कंडक्टिंग शीट, जिसमें सिग्मा
कूलम पर मीटर स्क्वायर का चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, कंडक्टर नहीं है, तो चार्जेस पूरी तरह से थ्रू आउट थिन है ना, इतना थिन है कि थिकनेस इसकी नेग्लिजिबल है, फिर भी चार्ज जो है अंदर बाहर हर जगह पर होगा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो वी आर टेकिंग अ गॉसियन सरफेस जो कि इस पार से उस पार तक पहुंचा दे, ऐसा, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। बोलो समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा, बाहर की तरफ, यहां पर भी बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो हमारे पास ध्यान से देखो तो इस गॉसियन सरफेस का कितने तरह के सरफेस हो गए? एक ये वाला सरफेस जो फ्लैट सरफेस है, ये वाला एक फ्लैट सरफेस है, और ऊपर वाला जो कर्व्ड सरफेस है इस तरह से, ये दिस इज द कर्व्ड सरफेस। 3 तरह के सरफेस है ना, तो अपने को 3 तरह के सरफेस के लिए गॉस लॉ लगाना चाहिए। E डॉट ds विल बी इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लोज लूप हो गया, क्लोज सरफेस। अच्छा, मैं बात करूं यहां पर, दिस इज आवर 1 सरफेस, दिस इज आवर 2 सरफेस, ओके, एंड दिस इज आवर 3 सरफेस। तो आप ऐसा ब्रेक कर सकते हो, E डॉट ds प्लस E डॉट ds प्लस E डॉट ds, 1 2 3 इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्लोज सरफेस के आप ब्रेक कर दिए 1 2 3, ठीक है। 1 जो है वो इसके वजह से इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, 2 इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, और 3 इस कर्व्ड वाले सरफेस से कितना पास कर रहा है। बताओ कर्व्ड वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा? ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, हॉरिजॉन्टल है, और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, तो उन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। सो इसके वजह से फ्लक्स कितना होना चाहिए? दैट इज इक्वल टू 0। यहां पर क्या लिखोगे? सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद 1 के वजह से 1 में 1 वाला सरफेस यहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड नॉर्मल ही लोगे आप, एरिया वेक्टर इज ऑल्सो आउटवर्ड नॉर्मल, दिस इज आवर एरिया वेक्टर, ओके। तो वी नीड टू कैलकुलेट E डॉट A, इसका सरफेस हो गया A प्लस अगेन E डॉट A, देखो इसका भी एरिया वेक्टर जो है बाहर की तरफ ही होना चाहिए, 2 वाले सरफेस का भी एरिया वेक्टर इधर होगा, दैट इज इक्वल टू अंदर में चार्ज कितना, अंदर में चार्ज तो सर ये वाला चार्ज है, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया भी तो A ही होगा ना, जो इसका एरिया है वही एरिया A है, तो इसका होना चाहिए सिग्मा इंटू A बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो दिस इज आवर A काट दिया, तो 2 टाइम्स ऑफ E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है आपको कूलम्स लॉ में हम लोगों ने कैसे निकाला था? पहले हम लोगों ने निकाला था डिस्क के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर मैंने बोल दिया था कि उस एक्सिस वाले पॉइंट को हम लोग बहुत पास लेकर के आ गए थे, और बोला था कि इनफाइनाइटली लार्ज शीट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है ना। तो यहां पर थोड़ा सा और आसान तरीके से आया है, बोलो क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो ये शीट मैं कहूं आपसे कि अगर ये नॉन कंडक्टिंग के बजाय कंडक्टिंग हो जाए तब क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट बट इट इज अ कंडक्टिंग शीट? अगला हेडिंग वही है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग शीट। तो शीट वैसा देखने में तो कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है, वैसा ही है, शीट आप इसी तरह से बनाइए, ठीक है, लेकिन बहुत ही थिन है, पहले बता रहा हूं, वेरी थिन चार्ज कंडक्टिंग शीट, जिसका आप रो नहीं डिफाइन कर सकोगे, सिग्मा ही डिफाइन करोगे, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अब ध्यान से देखो तो सिंस दिस इज अ कंडक्टिंग शीट, आप कितनों से कितना पतला शीट ले लीजिए, चार्जेस विल नेवर रिसाइड ऑन द इनसाइड। ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, जो अभी हम लोग अगला टॉपिक कंडक्टर ही स्टार्ट करेंगे। तो कंडक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्जेस कैन फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो। तो फ्लो करेगा तो ड्यू टू रिपल्शन सारे चार्जेस दूर भागने की कोशिश करेगा। तो जब दूर भागने की कोशिश किया तो चार्ज कहां रिसाइड करना चाहिए? ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस चार्ज रिसाइड करेगा।
कहीं अंदर में चार्ज नहीं रह सकता है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। ओके, नाउ वी विल एज्यूम द गॉसियन सरफेस। इस तरह से एज्यूम करेंगे, अंदर से लेके बाहर तक, ऐसा। ठीक है, अब फिर से हमारे पास तीन तरह के सरफेस मिल गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, एज्यूम कर लिया दिस इज फर्स्ट सरफेस, दिस इज अगेन सेकेंड सरफेस एंड दिस इज अगर थर्ड सरफेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके वजह से होगा? सिर्फ और सिर्फ इस तरह से ये बाहर की तरफ निकलता हुआ रहेगा, ऐसा ही होगा। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो आप फिर से लिख सकते हो दैट इज क्लोज लूप ऑफ ई डॉट डी एस विल बी इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लोज लूप है, फिर इसको ब्रेक कर दिया, ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन 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 बाय क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू 1 ड्यू टू 2 ड्यू टू 3। 1 ऐसा रोमन नंबर में ना लिख डालो, 1 2 एंड 3। ठीक है, अच्छा किसके किसके वजह से जीरो होगा? सोचो, फर्स्ट के वजह से कितना होना चाहिए? सर फर्स्ट के वजह से अंदर में कुछ फील्ड नहीं होने वाला है, बिकॉज देर इज नो चार्ज। फील्ड जो है वो इधर से निकलेगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं होगा, दैट इज जीरो होगा। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो है, तो आप इसको क्या लिखोगे? दैट इज फर्स्ट वाला जीरो हो गया। सेकंड वाले के इसमें ये इसलिए है, रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो है। सेकंड वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ध्यान से देखो तो वो ऐसे पास कर रहा है हॉरिजॉन्टली, और एरिया वेक्टर ऐसा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल ही जीरो है, सॉरी एंगल 90 डिग्री है। तो तब भी डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका वैल्यू अभी भी क्या होगा? अगेन जीरो बोल सकते हो। तो आप इसका वैल्यू जीरो क्यों बोल रहे हो? दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तीसरा केस में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिखोगे, ठीक है, इंटू एरिया ए, ई इंटू ए इज द एरिया ऑफ दिस सरफेस। ठीक है, फाइन, दैट इज इक्वल टू क्यू इन। अंदर में कितना चार्ज है? तो चार्ज वाला जो पार्ट है वो तो ये है ना, देखो ब्लू कलर से जो बनाया है मैंने, कितना चार्ज है? सिग्मा इंटू एरिया, दैट इज सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और एरिया काट दिया तो E इज इक्वल टू क्या आया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डिफरेंस समझ में आया? दिस इज ड्यू टू कंडक्टिंग शीट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट, और सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, सिग्मा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तब आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग शीट, इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग शीट। बोलो क्लियर है ना? तो आपको जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके नहीं लिखा हुआ है कंडक्टिंग शीट है, तब तक आपको यह एज्यूम करना है कि इट इज एन इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग शीट बाय डिफॉल्ट। अगर शीट लिखा हुआ है, एन इनफाइनाइट शीट कहीं पे क्वेश्चन में लिखा है, तो आपको ये एज्यूम करना है नॉन कंडक्टिंग शीट है। बोलो क्लियर है? चलो अच्छी बात है। अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है कंडक्टर्स। ठीक है, तो मान लिया जाए एक कंडक्टर बॉडी ले लिए और उस कंडक्टर को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो दिस इज अ कंडक्टर बॉडी एंड वी हैव प्लेस्ड दिस कंडक्टर बॉडी इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? तो यहाँ पर सिंस इट इज़ अ न्यूट्रल कंडक्टर, तो यहाँ पर क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, तो चार्जेस जो है वो रीअरेंज होना स्टार्ट होगा, यानी कि सारे पॉजिटिव चार्ज इसमें जितने भी होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागने की कोशिश करेगा, और जितने नेगेटिव चार्ज है वो सब इधर भागने की कोशिश करेगा, उल्टे डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज, है ना। तो चार्जेस रीअरेंज हो जाएगा और कुछ इस तरह से रीअरेंज होगा सच दैट कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिगर जो है आप कुछ इस प्रकार बनाएंगे, ध्यान से देखो, ऐसा
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चार्जेस को कैसा रीअरेंज कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से रख दिया, यहाँ पर नेगेटिव रख दिया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब इसके अंदर क्या होगा, ज़ीरो। एंड वी कैन ऑल्सो नोटिस कि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो सब डिविएट हुए हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, टर्मिनेट करेगा और पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जितने सारे फील्ड होंगे ये सब एक तरह से पॉजिटिव होगा, परपेंडिकुलर होंगे, ये सारे फील्ड यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा टू द मेटल सरफेस, बिकॉज सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना होने वाला है, किसी भी पॉइंट पर ऑब्जर्व करें, लेट अस से ये वाले पॉइंट पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक तो होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो हम लोग पहले यहाँ पर रख दिए थे, है ना, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल लग रहा है, और दिस इज ई एक्सटर्नल। और उसके उल्टे डायरेक्शन में इंड्यूस चार्जेस, यहाँ पर जितने चार्जेस ये सारे हुए हैं वो क्या है, एक इंड्यूस चार्जेस है। तो इंड्यूस चार्जेस के वजह से उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस इज आवर ई इंड्यूस्ड, ठीक है। तो कुल मिला के इस जो भी पॉइंट है, लेट अस से ए पॉइंट, तो इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू जीरो एनीवेयर। इफ यू टेक ये ए पॉइंट कहीं पर भी हो अंदर में, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं ड्रॉ होंगे, है ना, ओके। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वी कैन ऑल्सो से दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ये पूरा रीजन जो है वो क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल रीजन कह सकते हैं ना, ठीक है, ओके। ध्यान से देखो, मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख रहा हूं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है कि इफ वी प्लेस a conductor in an external electric field, then charges of the conductor rearrange themselves such that net electric field inside each and every point of the conductor is zero। यहाँ पर हर जगह कहीं पर भी आप ले लो, सेंटर पे या इधर में ले लो उधर में ले लो, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल, दोनों का सम जीरो होना चाहिए, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके वजह से होगा, इंड्यूस चार्जेस के वजह से और एक्सटर्नल के वजह से, है ना। दोनों का नेट इक्वल टू जीरो होगा। अगला पॉइंट मैं ये कह सकता हूं कि हेंस we can say that potential everywhere inside the conductor is same since electric field is equal to zero everywhere inside. That is why we can also call it as equipotential region। ये जो region है वो कैसा region कहलाएगा, equipotential region कहलाएगा, ओके। ये एक important statement था, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद मैं ये भी कह सकता हूँ कि we can also notice that electric field lines terminate और originate परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस, क्योंकि ध्यान से देखना, हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि ये अगर इक्वी पोटेंशियल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो इससे ये परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। हमने पहले ड्रॉ, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से एक छोटा सा एक क्वेश्चन करके बताओ। यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर ले लिया है और ये कंडक्टर न्यूट्रल कंडक्टर है, और उस कंडक्टर से सेंटर से कुछ ए डिस्टेंस पर बाहर पे एक पॉइंट चार्ज ले लिया, दैट इज अ स्मॉल क्यू, ओके। सो यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द सेंटर सी। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। चलिए, अटेम्प्ट हो गया होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाले हम लाइन ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पर कुछ चार्जेस एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा, सिंस दिस इज अ न्यूट्रल कंडक्टर सो इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर देयर प्रेजेंट, सो वी नीड टू डिवाइड द चार्ज, लाइक द चार्जेस विल बी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कुछ अट्रैक्ट हो जाएंगे इस तरह से, और कुछ पॉजिटिव चार्ज भी रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर फैलेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, नाउ ए पॉइंट पर क्या होने वाला है,
अगर आप ए पॉइंट पर ऑब्जर्व करें, इसको लाइन ज्वाइन कर दो क्यू चार्ज से, तो इस क्यू चार्ज के वजह से ए पॉइंट पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक तरह से, है ना। यहाँ पर इस क्यू चार्ज के वजह से यहाँ पर आएगा, ऐसा दूर भागने की कोशिश करेगा। बना दो, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू चार्ज। ठीक, और यहां पर जो इंड्यूस चार्जेस हुए हैं, ये इंड्यूस चार्जेस जो है वो चाहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसके वजह से ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, ई इंड्यूस्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ई इंड्यूस्ड प्लस ई ड्यू टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कौन है, क्यू चार्ज, यही दोनों जो है इक्वल टू जीरो करेंगे। तो ई इंड्यूस्ड मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई एक्सटर्नल। ई एक्सटर्नल कितना हो रहा है, दैट इज क्यू चार्ज, हम कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ के क्यू बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर बाय 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, है ना। सो ई इंड्यूस जो होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड अपने को चाहिए था, तो माइनस के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस लाइन ये होगा इंड्यूस चार्जेस का नेगेटिव डायरेक्शन है। ऐसा क्या बात समझ में आई आपको? बहुत अच्छी बात है। इस पे अगला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि, अगला सवाल आपके लिए तैयार है कि इस ए पॉइंट पर बताओ पोटेंशियल कितना होगा। ऑप्शंस आर के क्यू बाय ए, के क्यू बाय ए माइनस आर, के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट। जल्दी से सोच के बताओ इस ए पॉइंट पर कितना होगा पोटेंशियल। सोच लिया आप लोगों ने? चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। ध्यान से देखो, तो ए पॉइंट पर जितना भी पोटेंशियल होगा वो सब के सब सी पॉइंट के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ इक्विपोटेंशियल रीजन, कह सकता हूं। और सी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा ड्यू टू क्यू चार्ज प्लस ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। ठीक है, यही दो हो सकता है, इस क्यू चार्ज के वजह से यहां पर प्लस ये इंड्यूस चार्जेस की वजह से यहां पर। ठीक है, क्योंकि आप ए पॉइंट पर आप बता नहीं सकते हो इंड्यूस चार्जेस के वजह से, ये डिस्टेंस आपको नहीं पता है और ये पूरी तरह से नहीं फैला हुआ, लेकिन आप इस चार्जेस की वजह से सेंटर पे ज़रूर बता सकते हो कि ये चार्ज जो है वो ये सारे के सारे आर डिस्टेंस पर है, ये भी चार्ज आर डिस्टेंस पर है। तो इसके वजह से जितना होगा प्लस इसके वजह से जितना होगा दोनों आपस में कैंसल आउट होगा। सो आई कैन से दैट पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस मस्ट बी इक्वल टू 0 और इसके वजह से होगा सिर्फ के क्यू बाय ए। तो आंसर क्या आ गया? दैट इज के क्यू बाय ए। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, मजेदार सवाल था। चलिए हम लोग अगला प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि इफ वी प्रोवाइड चार्ज टू अ कंडक्टर देन ऑल द चार्जेस विल रिसाइड टू इट्स आउटर सरफेस। मतलब कि अगर मान लो मैं यहाँ पर एक कंडक्टर ले लूँ, दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है, और अब आप इस कंडक्टर को क्या करो, चार्ज दे दो। कितना चार्ज दे दो? कैपिटल क्यू चार्ज दे दो। ठीक है, तो अगर आप ये क्यू चार्ज दे दिए तो ये चार्ज कहाँ फैलेगा? ये एक सॉलिड कंडक्टर है ना, हर जगह फैल सकता है, लेकिन चार्जेस कैन मूव। आप अगर चार्ज दिए तो ये चार्ज जो है मूव कर सकता है। अब पॉजिटिव चार्ज दिए तो ड्यू टू रिपल्शन वो बहुत दूर भागने की कोशिश करेगा, जितना दूर भाग सके। तो कहाँ भाग सकेगा? ऐसा तो नहीं हवा में चला जाए, तो ये सिर्फ सरफेस पे जा करके ये सारे चार्जेस अपने एक लेयर बना लेता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है आपस में पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से बना दो। ठीक है, अच्छा, सच दैट कि ये चीज़ हम लोग पिछला वाला प्रॉपर्टी में भी देखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो जाए, आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या फिर कैसे भी रखो, मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अंदर में एक गॉसियन सरफेस लेने की कोशिश करेंगे, जस्ट इनसाइड द सरफेस।
जस्ट इनसाइड द मेटालिक सरफेस, एक खुद से एक सरफेस ले लिए जिसका नाम है गॉसियन सरफेस, ठीक है, और गॉस लॉ लगाने की हम लोग कोशिश करेंगे। सो आई कैन से दैट क्यू इन इज इक्वल टू 0 इन अंडर दिस गॉसियन सरफेस, कुछ भी नहीं है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फ्लक्स इज इक्वल टू 0? क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा? ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इस गॉसियन सरफेस के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटालिक्स बॉडी, ये एक सॉलिड बॉडी था, हॉलो नहीं था, अंदर में सॉलिड होने की वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 होगा। क्या बात क्लियर है? चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि जो चार्ज डेंसिटी हो सकता है किसी भी कंडक्टर पे, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अगर आप चार्ज दीजिएगा, इसको हमने चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया, तो ये क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके सरफेस पे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आपने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यूनिफॉर्म नहीं है, तो जिसका जहां पर छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वहां पर चार्ज जो है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। सो आई कैन से दैट आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने की बात किए, तो सोचो कहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पर कम है? देखो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा सा है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा सा है, इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना बड़ा है, इस पॉइंट पर इतना बड़ा है, इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना बड़ा है। तो जितना ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना कम चार्ज डेंसिटी होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर इस पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा मिलेगा, फिर ये चार्ज डेंसिटी थोड़ा कम होगा, इस टाइप से ऐसा होगा, ठीक है, आप फील कर पा रहे हो? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे लेट्स से दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज आवर ए पॉइंट, सो वेयर वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ हाई, ये आर सी क्या है? आर सी आप नोट डाउन कर लेना, आर सी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। So sigma charge density at A is greater than charge density at B, since we can say कि radius of curvature ROC, radius of curvature at A is small than radius of curvature at B. ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये हम लोग सारे प्रॉपर्टी, 3 मेजर प्रॉपर्टी थे वो हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक अलग सा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब अपने को वो इलेक्ट्रिक प्रेशर के बारे में जानना है। ध्यान से देखो क्या है वो टॉपिक। तो ये रहा इलेक्ट्रिक प्रेशर का टॉपिक, हेडिंग डाल लो जल्दी से, ठीक है। शुरू करते हैं। तो मान लिया जाए एक कंडक्टर ले लेते हैं हम लोग, जो कि नॉट यूनिफॉर्म शेप का है, ऐसा शेप का है, कुछ इस टाइप का, ओवल शेप टाइप का कुछ भी ले लिए, ठीक है, ओके। और हम लोग इसको क्यू चार्ज दे दिए। तो क्यू चार्ज कंडक्टर है तो ये यूनिफॉर्मली फैल गया या नॉन यूनिफॉर्मली फैलेगा? नॉन यूनिफॉर्मली अकॉर्डिंग टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर फैलेगा, ठीक है। मान लिया जाए इस तरह से फैल गया, ठीक है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। लेकिन कहना ये चाह रहा हूँ कि किसी एक जगह पर अब मुझे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे किसी भी पॉइंट पर? ध्यान से देखो, कंडक्टर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकाले भी थे पहले भी, और अभी भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं किसी भी जगह पर। तो मान लो एक सेक्शन कट कर लेते हैं यहाँ पर, ऐसा एक सिलेंड्रिकल सा सेक्शन कट कर लिए। तो इसका मतलब कि इस यहाँ पर जो सिलेंडर कटा है, ये वाला जो रीजन है, दिस इज आवर DA, है ना। तो इस पे जो चार्ज, जितना भी चार्ज होगा, दैट इज क्यू इन चार्ज हो जाएगा, दैट इज सिग्मा टाइम्स ऑफ DA। चार्ज डेंसिटी हमने कह दिया कि सिग्मा है, ओके, सिग्मा इस पे चार्ज डेंसिटी फैला हुआ है, ओके, ठीक है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मुझे गॉस लॉ लिखना पड़े तो क्या लिखोगे? दैट इज क्लोज लूप ऑफ E डॉट DS इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। अच्छा, आपको जो फ्लक्स लिखना है, अब ये फ्लक्स जो है वो हिस्सों में तोड़ देते हैं, E डॉट DS प्लस E डॉट DS प्लस E डॉट DS, ठीक है। 3 सरफेस में तोड़ दिया। कौन कौन सा सरफेस? एक है
कर्व्ड सरफेस, एक है अपर फ्लैट सरफेस और तीसरा है लोअर फ्लैट सरफेस, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ये गॉसियन सरफेस मैंने ऐसा मान लिया है, तो इसमें तीन तरह के सरफेस हो गए, एक हो गया कर्व्ड सरफेस, एक हो गया ऊपर वाला सरफेस, एक हो गया बॉटम वाला सरफेस, यही है। तो इससे टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। तो बताओ किसके किसके वजह से ज़ीरो होना चाहिए? कर्व्ड सरफेस में ज़ीरो होगा, हाँ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, ज़रा सोच के बताओ। तो इस तरह से होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ऐसा। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। सो वी कैन से कि किसके किसके वजह से जीरो होना चाहिए? कर्व्ड सरफेस की वजह से जीरो होगा, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। अपर फ्लैट सरफेस की वजह से नहीं। लोअर फ्लैट सरफेस, हाँ लोअर फ्लैट सरफेस में तो ई इक्वल टू जीरो है, तो लोअर फ्लैट सरफेस में भी जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया आपस में परपेंडिकुलर हो गए हैं। ओके, सो आई कैन से दैट ई डॉट डी एस विल बी इक्वल टू क्यू इन, क्या होगा, सिग्मा इंटू डी एस कर सकते हो, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से डी एस कटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये अपने को पता था कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे निकल रही है यहाँ इस रीजन में, दैट इज ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, है ना, किसी भी पॉइंट पर जस्ट आउटसाइड द सरफेस, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू कंडक्टर। नॉन कंडक्टर होता तो हम कह सकते थे कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता, ठीक है। तो इस टोटल बॉडी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो किसके किसके वजह से आया है, जरा बता सकते हो? ध्यान से देखना मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आया, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दिस इज आवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके किसके वजह से आया? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू इन चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस, ड्यू टू अदर रिमेनिंग चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पर बनाया है वो इस डी क्यू चार्ज की वजह से प्लस इसके वजह से, दोनों का नेट होगा ना, है ना, ठीक है। तो इस डी क्यू चार्जेस की वजह से कितना होना चाहिए वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस डी क्यू चार्ज की वजह से मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक, इस शीट के जस्ट आउटसाइड इस डी क्यू चार्ज के यहाँ पर मुझे चाहिए। तो ये जो पॉइंट होगा जस्ट आउटसाइड एक्ट एज इनफाइनाइट शीट फॉर जस्ट आउटसाइड पॉइंट। तो वो जो छोटा सा डी क्यू मैंने एलिमेंट काटा है, डी क्यू एलिमेंट के जस्ट आउटसाइड अगर इतना क्लोज ले ले तो ये शीट एक इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पूछा जाए इनफाइनाइट शीट की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ पता है? तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू इन कितना आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये वाले फिगर में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके वजह से कितना आ गया, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बाकी के वजह से कितना आएगा, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू क्यू इन प्लस अदर रिमेनिंग चार्जेस के वजह से है। तो अदर रिमेनिंग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, सोचो, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर रिमेनिंग चार्जेस मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट में से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझना, मैं आपसे अगर एक छोटा सा पॉइंट पूछूं, जैसे ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ठीक।
तो इस Q2 चार्ज पे फोर्स कितना होगा, इस Q2 चार्ज पे कूलम्स लॉ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के Q1 चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा Q2 पे, दैट इज E1 कह सकते हो, एंड दिस E1 इज इक्वल टू KQ1 बाय R स्क्वायर होगा। ओके, एंड फोर्स ऑन Q2 वो होना चाहिए Q2 चार्ज होगा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्ज Q1। तो आप लिखते हो KQ1 बाय R स्क्वायर इंटू Q2, ये लिखते हो। उसी तरीके से ठीक यहाँ पर भी आप ध्यान से समझो इस चीज़ को कि अगर मान लो मुझे इस सेक्शन पे फोर्स चाहिए तो इसका चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्जेस, फिर से फोर्स ऑन दिस सेक्शन इज इक्वल टू DQ चार्ज जिस पे हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं उसका, लेकिन फील्ड जो है वो इसका और इसका वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से। बोलो समझ में आया? ओके, तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन DA एरिया दैट इज इक्वल टू Q इन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्जेस। ठीक है, सो दिस इज आवर DF इज इक्वल टू चार्ज हो गया सिग्मा इंटू DA इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्जेस दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो वी आर गेटिंग DF बाय DA, ये क्या है, दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यही तो है अपना इलेक्ट्रिक प्रेशर, याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रिक प्रेशर का। जब भी आपसे किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक प्रेशर पूछा जाए दैट इज DF बाय DA इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। ठीक है, अच्छा एक और छोटा सा हम कन्वर्जन इसको कर लेते हैं, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम लिखना चाह रहे हैं हाफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखो तो ऐसा लिख सकते हैं, सोचो ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट माइनस मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये स्क्वायर बन गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ, दैट इज़ हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ई नेट था, तो ई नेट का होल स्क्वायर भी आ गया। सो इलेक्ट्रिक प्रेशर का दूसरा फॉर्मूला ये भी है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको मेमोराइज होना चाहिए। बाकी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही है, हमें जब भी फोर्स निकालने की ज़रूरत होगी तो हम लोग सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा, है ना। और इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के भी बराबर आता है। ये भी फॉर्मूला हम लोग थोड़ी देर के बाद कुछ दिनों के बाद आपको 1-2 लेक्चर के बाद आपको ये दिखेगा कि ये भी फॉर्मूला बहुत काम का है। इस फॉर्मूला से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, चलो देखो कौन सा क्वेश्चन है। अब क्या किए, यहाँ पर हम लोग एक स्फेयर ले लिए दैट इज़ अ कंडक्टर और इस पे रेडियस R ले लिए। ठीक है, इसका डायमेंशन हो गया और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ऑब्वियस सी बात है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे जा करके चिपक जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द हेमिस्फीयर, मतलब एक टुकड़े पर आधा हेमिस्फीयर पे कितना फोर्स लग रहा है आधे हेमिस्फीयर के वजह से। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, जल्दी से अटेम्प्ट करके बताओ। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इलेक्ट्रिक प्रेशर के ऊपर बेस्ड है ये। अटेम्प्ट करें। यहाँ पर ये आधा हेमिस्फीयर इधर पे भी चार्ज है और आधा हेमिस्फीयर इधर भी चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। तरह से निकालेंगे। सबसे पहला आप फॉर्मूला लिख दो इलेक्ट्रिक प्रेशर का, तो उसका मतलब क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। दैट इज़ कहीं किसी भी एलिमेंट पे फोर्स बाय एरिया कितना होने वाला है, दैट इज़ सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला पता है अपने को। अच्छा, से पूछो कि फोर्स का डायरेक्शन कहीं पर भी कितना होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन ध्यान से समझो, तो ये इस तरह से एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। ये जो स्फेयर है एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, यानी कि इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लग रहा होगा, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा, यानी कि हमेशा बाहर की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि इस पे फील्ड भी इस तरह से रेडियली आउटवर्ड रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स भी बाहर की तरफ लगेगा। तो अब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका अलग अलग डायरेक्शन है।
है ना। तो आपको एरिया वेक्टर भी उसी तरीके से कट करना पड़ेगा। तो स्फेयर का जब आप एरिया वेक्टर काटोगे तो किस तरह से एरिया काट दोगे, ज़रा सोचो। मैं कट करूँगा इसको, थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट ले लूँगा, थीटा पे जाके डी थीटा का एक थिन सा एलिमेंट ले लिया। दिस इज आवर एलिमेंट, ठीक है। बना दिया एलिमेंट, ओके। नाउ दिस इज एंगल थीटा और ये एंगल डी थीटा है। ये लेंथ हो गया आर डी थीटा। ये वाला जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल हाइट, दैट इज आर साइन थीटा होगा। तो आपको रेडियस पता चल गया इस सर्कुलर सा एक रिंग का, सरफेस का, है ना। तो इस पे जो फोर्स आप लिखोगे वो कौन सा डायरेक्शन में लिखोगे, इस तरह से परपेंडिकुलर होगा, सोचो, ठीक है। फिर इस फोर्स का क्या करोगे आप, कंपोनेंट करोगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस एलिमेंट पे। अब ज़रा सोचो कि जैसे जैसे आप यहाँ पर घूमते जा रहे हो तो ये कंप्लीटली यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो तो ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ वाला आपस में कैंसल आउट हो गया। तो कह सकता हूँ कि हर बार जो फोर्स है इस तरह से यहाँ पर भी वर्टिकल वाला आपस में कैंसल आउट होगा। इसको भी इस तरह से कह दो, दिस इज द फोर्स डायरेक्शन। तो ये वाला वर्टिकल फोर्स, ये वाला वर्टिकल फोर्स कैंसिल। तो हर इस पूरे रिंग पर जो फोर्स लगना चाहिए वो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, ओके। सो यू कैन राइट dF by dA is equal to sigma square by 2 epsilon naught into area. What is the small area? Area is, you can say, 2 pi r sin theta into r d theta. सोचो, ये dA होना चाहिए। इस स्ट्रिप का पेरीमीटर इंटू थिकनेस, थिकनेस है आर डी थीटा और पेरीमीटर हो गया आर 2 पाई आर साइन थीटा, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और फिर यहाँ से 2 और 2 कैंसिल कर दो, ठीक। जो चीज़ बाहर निकल रहा है, और सॉरी यहाँ पर सिर्फ डी ए होना चाहिए, दिस इज ओनली डी एफ। डी ए तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है ना, डी ए इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो डी ए ही वैल्यू है ना। सो डी एफ निकल गया अपने को। सो आई कैन से दैट नेट फोर्स अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होना चाहिए, दैट इज नेट फोर्स ओनली ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। तो नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू अपना जो डी एफ है उसका कॉस थीटा ले लो, क्योंकि ये थीटा हो गया। सोचो दिस इज आवर थीटा, सो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू डी एफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होना चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक, अगर आपको एलिमेंट कट करने के लिए कहा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि आपको हाफ स्फेयर पे ही बोला गया फोर्स निकालने के लिए, हाफ हेमिस्फेयर पे ही आपको फोर्स निकालना है। तो आपको इंटीग्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, दैट इज़ अगेन 0 to π/2 तक, तो काम हो जाना चाहिए। दैट इज़ सब वैल्यू पुटअप कर दो, तो पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट रख दिया। सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, दैट इज क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज सिग्मा स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा को आप लिखोगे साइन 2 थीटा बाय 2 का इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 इंटू डी थीटा। बोलो क्लियर है। अच्छा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा का होगा कॉस 2 थीटा और फिर लिमिट पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपको सॉल्व करने पर आएगा, सब कुछ काट कूट करने के बाद आंसर आना चाहिए क्यू स्क्वायर बाय 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट दिस वैल्यू, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसको एक और मेथड से मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। थोड़ा स्मार्ट अप्रोच अगर मैं लगाऊँ इस क्वेश्चन के लिए, वो समझते हैं कैसे लगा सकते हैं। तो मान लो इस जगह पर कहीं पर भी आपको फोर्स निकालना है ना, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन आपको पहले एनालाइज हो चुका है, दैट इज रेडियली आउटवर्ड फोर्स का, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आपको हर जगह पर आपने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, तो वो उस तरह से रेडियली होगा। तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल कर लो,
और वर्टिकल कर लिए, तो वर्टिकल वाला फोर्स कैंसल आउट हो गया है और यही वाला फोर्स लगेगा। तो कुल मिला के हर जगह पर हॉरिजॉन्टल लग रहा है, हर जगह पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है ना। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक प्रेशर कैन बी रिटन एज dF/dA, है ना, एंड दैट कैन बी रिटन एज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप जब फोर्स लिखने बैठोगे तो dF नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, अगर आपको नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कर दिया इंटू dA जो होगा वो एरिया जो है वो भी प्रोजेक्टेड एरिया ले लोगे, प्रोजेक्टेड एरिया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दो। तो अब जब यहाँ से लाइट आपने प्रोजेक्ट कर दिया तो यहाँ से ध्यान से देखो तो ये वाला पूरा एरिया कितना होता है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का एरिया दैट इज़ 2πr², ठीक है। लेकिन हम प्रोजेक्ट जब करेंगे तो आपको एक यहाँ इस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर दो, तो आधा कटोरी जब आप प्रोजेक्ट करोगे इस यहाँ पर स्क्रीन पे तो आपको दिखेगा हाँ अच्छा हाँ यहाँ तो πr² इज़ द प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। तो अब बस इस फॉर्मूले को यूज़ कर लो, आपका आंसर आ जाएगा दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू πr²। चेक करते हैं सिग्मा का वैल्यू कितना था, दैट इज अगेन Q बाय 4πr² का होल स्क्वायर इंटू πr² डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आई होप Q² बाय 32 पाई एप्सिलॉन नॉट r² इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपको पिछले वाले से भी आया होगा, ठीक है। पहले वाले तो हम लोग इंटीग्रेट करके निकाल रहे हैं, लेकिन ये वाला विदाउट इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं बाय यूजिंग द प्रोजेक्टेड एरिया कंसेप्ट से, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज की क्लास हम लोग इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त कर देते हैं। अगले क्लास में हम लोग बहुत सारे स्फेयर्स के ऊपर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ स्फेयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, उसकी एनर्जी निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपके साथ अलविदा लेता हूँ, बाय बाय।